डियर स्टूडेंट, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बजट से रिलेटेड जो नेक्स्ट इशू है वह है बजट का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण, जो कई बार पूछा गया, मैंने पीछे बताया था। कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बजट। एक्चुअली संसद, जो लास्ट टॉपिक मैंने बताया कि संसद में जब विनियोजन विधेयक पारित हो जाता है तो वित्त मंत्रालय के पास वह धन आता है और अभी वित्त मंत्रालय टेम्परेरी अप्रूवल देता है सभी मंत्रालयों और विभागों को। अब जाकर जब संसद, उसके पहले टेम्परेरी अप्रूवल देता है, अब जाकर जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देता है, अब वित्त मंत्रालय सभी प्रशासकीय मंत्रालयों या विभागों को धन खर्च करने की अनुमति प्रदान करेगा। यह प्रक्रिया, चूँकि बजट वित्त से रिलेटेड प्रोसेस है, तो इस प्रक्रिया पर वित्त मंत्रालय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रशासकीय मंत्रालयों के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो रोल है, दैट इज द क्रूशियल वन। कैसे होता है इसको समझने का प्रयास करिए। कई बार पूछा गया यूपीएससी और पीएससी में। तो बजट का क्रियान्वयन दो पक्ष होता है। बजट में मैंने आपको पढ़ाया था आय और व्यय या व्यय और आय। सबसे पहले व्यय पक्ष का क्रियान्वयन, विभाग या मंत्रालय जो खर्च करेगा उसका क्रियान्वयन, और दूसरा आय या राजस्व पक्ष, जो राजस्व मतलब इनकम, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा। इन दोनों पक्षों को हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। क्या भारतीय वित्तीय जो सिस्टम है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसकी चर्चा कर लेते हैं। टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक आप डायग्राम बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं मेंस में, इसलिए मैंने बना के रख दिया कि आप इससे एग्जामिनेशन हॉल में एक चार्ट के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और ऐसे ही लोग टॉप करते हैं। हर टॉपिक पे आपको कुछ न कुछ चार्ट या इस प्रकार का ग्राफ या कुछ यूनिक करने का प्रयास करिए टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, मैंने बताया कि संसद ने अप्रूवल दिया। व्यय पक्ष का क्रियान्वयन में डिस्कस कर रहा हूं। वित्त मंत्रालय का जो रोल है, संसद से वित्त मंत्रालय के पास वह धनराशि आती है। भारत में जो व्यवस्था है, ब्रिटेन में अलग व्यवस्था है। इसे चर्चा में जब सीएजी पढ़ाऊंगा तब करूंगा। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएंगे वहां पे। भारत में वित्त मंत्रालय क्या करता है, अब बजट के कॉपी के द्वारा अलग अलग मंत्रालयों के जो डिमांड होते हैं, अनुदान मांग पीछे आपने पढ़ा, उसी कॉपी भेजता है और प्रशासकीय मंत्रालय या विभागाध्यक्ष उसे खर्च करते हैं, व्यय करते हैं। लेकिन क्या वित्त मंत्रालय उस व्यय के विभिन्न पहलुओं पर कोई नियंत्रण स्थापित करता है? यस, वित्त मंत्रालय जो परंपरागत व्यय है उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता है। लेकिन जो लगभग 75% होता है, मैंने बताया था 75% जो नए व्यय होते हैं उस पर वित्त मंत्रालय का अप्रूवल, स्वीकृति बहुत ही आवश्यक होता है। वह कैसे करता है? न्यू एक्सपेंडिचर पे वह कार्यक्रमों और नीतियाँ, जो नए कार्यक्रम और नीतियाँ होते हैं, उनका वह थ्योरेटिकल अप्रूवल, सैद्धांतिक अनुमोदन देता है, सैद्धांतिक स्वीकृति है। दूसरा, बजट अनुमानों में दिए गए प्रावधान, जो भी बजट अनुमान बनाया गया था विभाग या मंत्रालय के द्वारा, उसको वह स्वीकृति प्रदान करता है कि आप खर्च करिए नए व्यय पे। और प्रशासकीय मंत्रालयों को व्यय की प्रायर अप्रूवल, पूर्व स्वीकृति प्रदान करता है। अब जाकर प्रशासकीय मंत्रालय को व्यय करने के लिए वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त होती है। भारत में पूरे जो व्यय का जो सिस्टम है या डिपार्टमेंट जो खर्च करते हैं, वो बहुत ही क्या है, आप देखिए, भले ही आप कह सकते हो कि सीएजी नियंत्रण करता है, लेकिन इतना बड़ा क्षेत्रफल है तो भारत में कोषागारों और उप कोषागारों, ट्रेजरार और सब ट्रेजरार के माध्यम से व्यय से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाता है। प्रत्येक विभाग का आहरण और वितरण अधिकारी होता है, डिसबर्सिंग एंड पेमेंट अफसर। यह क्या करता है, अपने विभाग के आय और व्यय का क्या करता है, भुगतान के लिए रिजर्व बैंक का आरबीआई या एसबीआई या अन्य को एजेंट बैंक के पास प्रस्तुत करता है। इस कार्य में जो ऑफिस का अकाउंटेंट होगा सहायता करेगा। और प्रत्येक दिन, चूंकि वह आहरण और वितरण अधिकारी है, तो वह विभाग के समस्त आय और व्यय के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खासकर व्यय। यहाँ पे
और प्रत्येक दिन उस विभाग का जो ट्रेजरार अफसर होगा, कोषाधिकारी, प्रत्येक दिन के आय और व्यय को क्या करता है, एजी ऑफिस प्रत्येक राज्य में है, सेंट्रल एजी ऑफिस बोलते हैं हम, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का, वहाँ पे भेजता है। मतलब अब, और वो क्या करता है, जो एजी ऑफिस है, ऑडिटर जनरल का ऑफिस है, वह जो महालेखाकार है व्यय, वह उसको एकत्रित करता है और महीने के अंत में उसकी सूचना पहुंचती है सीएजी ऑफिस में। इस प्रकार वित्त मंत्रालय को यह पता हो जाता है कि कौन सा विभाग कहाँ पर कितना व्यय कर रहा है और उसके क्या क्या है डिमांड है। तो इस प्रकार वित्त मंत्रालय व्यय के व्यय पक्ष पर क्रियान्वयन पर नियंत्रण स्थापित करता है और व्यय पक्ष का क्रियान्वयन पूर्ण होता है। लेकिन वित्त मंत्रालय प्रशासकीय मंत्रालय या विभाग का समय समय पर रिव्यू करता, समीक्षा। पहली समीक्षा वो सितंबर माह में करेगा, अप्रैल से सितंबर, दूसरी समीक्षा वह दिसंबर, मंथ ऑफ दिसंबर, और तीसरी जनवरी। और इन्हीं तीनों समीक्षाओं के आधार पर, चूंकि चालू वर्ष है, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल से लेकर जनवरी तक 9 महीने हुए, 9 महीने के आधार पर वह वास्तविक व्यय का अनुमान बनाता है। और यदि किसी प्रकार की धन की कमी होती है, पीछे मैंने बताया अनुच्छेद 116 और 15, एक्सेप्शनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, अपवाद अनुदान, अत्यधिक अनुदान, उन सारे अनुदानों के माध्यम से धन की कमी को वित्त मंत्रालय पूरा करता है। वित्त मंत्रालय कोई खर्च नहीं करता है, सिर्फ वह प्रशासकीय मंत्रालय के व्यय पक्ष पर नियंत्रण स्थापित करता है। इस प्रकार बजट के व्यय पक्ष का क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आय पक्ष या राजस्व पक्ष का क्रियान्वयन, यहां पे पार्लियामेंट ने खर्च करने की अनुमति दी वित्त मंत्रालय के थ्रू प्रशासकीय विभागों को, और यहां पर अब उसी संसद ने 5वें चरण में जब वित्त विधेयक पारित किया, तो अब जाकर वित्त मंत्रालय के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट को यह अधिकार मिलता है कि वह जनता पे कर लगाए या कर की दरों में परिवर्तन करे या कर में संशोधन करे। मतलब अब वो टैक्स कलेक्शन करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं जो इसमें क्या होता है, 4 चरण होता है। पहले चरण में क्या होता है, राजस्व या आय का उचित ढंग से संग्रहण, जो आप भरते हैं, टैक्स जमा करते हैं या अन्य जो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, तमाम बातें, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर, ठीक है। जब कलेक्शन हो जाएगा तो अब एकत्रित निधि को संरक्षित रखना भी जिम्मेदारी है। आरबीआई या उसे किसी शाखा में, जनरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसीलिए एसबीआई का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो धन एकत्रित होता है उसे संरक्षित किया जाता है और समय समय पर उस निधि का आवश्यकता अनुसार आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और फाइनली जो धन डिस्ट्रीब्यूट होता है उनका उचित रिपोर्ट बनाना, यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट का कार्य है, विभाग या मंत्रालय के थ्रू। इस प्रकार व्यय, आय या राजस्व पक्ष का क्रियान्वयन कंप्लीट होता है। तो एक चार्ट के द्वारा मैंने आपको बताया कि बजट का क्रियान्वयन, व्यय पक्ष का क्रियान्वयन और आय पक्ष का क्रियान्वयन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, पीसीएस में भी, यूपीएससी में भी, और जनरली ये बुक्स में अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए आप परेशान होते हैं। इस पर मैंने एक अच्छा लेक्चर देने का प्रयास किया है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट। तो जैसे इसमें मैं आपको बताऊंगा लाइन आइटम बजट क्या है, जैसे परंपरागत बजट कहते हैं। लाइन आइटम बजट की विशेषता क्या है, कई बार यूपीएससी और पीसीएस से पूछा गया है कि निष्पादन बजट और परंपरागत बजट की तुलना करिए, तो मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल बजट क्या है। फिर आपको परफॉर्मेंस बजट बताया जाएगा, विकास प्रशासन की आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए। फिर उसमें थोड़े से चेंजेस लाए गए, पीपीबीएस, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, उसकी चर्चा की जाएगी। फिर शून्य आधार बजट, ये आपके 4 टॉपिक में हैं। और उसके अलावा आउटकम बजट मैंने चर्चा किया था, जेंडर बजट, टारगेट बेस्ड बजट, ढेर सारे बजट है। थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलेंगे, यूपीएससी के इंटरव्यू या साक्षात्कार में भी आपको उससे काफ़ी फायदा होगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।